कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी आपकी फ्री वाइब्रेशन या नेचुरल वाइब्रेशन तक। अब आज बात करते हैं, आज से कंटिन्यू करेंगे हमारा जो हमारा फ्री वाइब्रेशन का है उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, वाइब्रेशन है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उसको हम आज देखेंगे। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारा नेचर ऑफ फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, नेचर ऑफ फ्री वाइब्रेशन आपने पढ़ा होगा तो आपको कुछ अंदाजा हुआ होगा कि क्या नेचर हो सकता है। पहली चीज क्या होगी, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। ठीक है, आइडियल केस की यहां बात करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल केस की नहीं। आइडियल केस मतलब मीडियम आपका वैक्यूम होगा तब के केस की बात करेंगे। ठीक है, आइडियली क्या होगा, तभी आपका फ्री वाइब्रेशन अकर हो रहा होगा। अगर आपका मीडियम कोई और है तो वहां पे आपका रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से उसकी एनर्जी घटेगी और अपना एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रख पाएगा या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रख पाएगा, एक टाइम पे जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक किसकी देख रहे हैं हम, आइडियल केस की। तो आइडियल केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। ठीक है, पहली चीज फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सेकंड चीज क्या है, जब एक बार वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो वो जिस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रीच करती है उसको हर इंटरवल या पीरियड के बाद उसको अटेन जरूर करेगी, ना उससे प्लस जाएगी ना माइनस। ठीक है, अगर मान लीजिए एक वेव स्टार्ट हुई और उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये था और मिनिमम ये, तो अब जब ये अपना नेचर फिर से इंक्रीज करना शुरू करेगी तो उस पॉइंट को रीच करके फिर बैक हो जाएगी जिस पॉइंट पे ये पहले रीच कर चुकी है। यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की रेंज जो है वो बढ़ेगी नहीं, वो एक कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, वही चीज होती है आपकी फ्रीक्वेंसी में भी। एक बार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अटेन कर ली तो वो हर पीरियड के बाद क्या होगी, अचीव होगी, लेकिन मैक्स उससे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपकी तीसरी। ठीक, तीसरी क्या है, आपका जो प्रैक्टिकल केस होता है, प्रैक्टिकल केस में उसमें आपकी ये चीज नहीं होगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, किसमें, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में। ठीक, वो एक टाइम के बाद मैक्सिमम तो अचीव करेगी जब वो स्टार्ट होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगी, मिनिमम होती चली जाएगी। जो आपका नेक्स्ट आता है किस केस में, डैम्प्ड वाइब्रेशन के केस में। ठीक है, तो जब आपका वैक्यूम मीडियम होगा, वैक्यूम, ठीक, तो वैक्यूम मीडियम में ही क्या होगा आपका, ये केस होगा कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट चलेगी। ठीक है, अब थर्ड केस पे देखते हैं, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी, जो आपका कोई भी सराउंडिंग होगी वो क्या करेगी, रेजिस्टेंस अकर करेगी। ठीक है, वाइब्रेशन पे रेजिस्टेंस अकर करेगी, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, उस वाइब्रेशन की जो मैक्सिमम एनर्जी है जो इस पॉइंट पे आपको मिल रही थी, ठीक है, जब वो डिक्रीज होके फिर से इसको अटेन करने की कोशिश करेगी तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगी, इस एनर्जी को कुछ कम कर देगी। क्यों, एक तरह का यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट जब आप वर्क करेंगे तो कुछ एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी, तो वो एनर्जी जो कंज्यूम होगी वो इफेक्ट कहां करेगी, आपकी इस एम्पलीट्यूड को रीच करने में, जिसकी वजह से आप क्या होंगे, इस पॉइंट पे रीच ना करके आप कहीं यहां पे आ रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं वेरिएशन स्टार्ट हो गया है, एक टाइम के बाद क्या होगा, ये जीरो हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी फ्री वाइब्रेशन की बात होगी तो क्या होगा, आपकी वैक्यूम मीडियम की ही बात होगी, कोई और मीडियम वहां पे नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर कोई और मीडियम लेते हैं तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो आपका ये प्रैक्टिकल केस है यानी आइडियल केस जो आपका फ्री वाइब्रेशन का था, ठीक, वैक्यूम मीडियम में फ्री वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना, ये आइडियली पॉसिबल नहीं है। ठीक, प्रैक्टिकली जब हम परफॉर्म करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है जिसकी वजह से
एकदम एग्जैक्ट फ्री वाइब्रेशन आपको अचीव नहीं मिलेगा, उसमें कुछ क्या होगा, अंतर होगा। आप उस डिफरेंस को कम कर सकते हैं लेकिन उसको एकदम जीरो नहीं कर सकते। यानी ये जो आपका डिफरेंस हो रहा होगा इसको आप मिनिमाइज तो कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं कर सकते किसी भी केस में। जीरो कब होगा, जब आपका मीडियम वैक्यूम हो जाएगा। ठीक, तो मिनिमाइज किया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता। और इतना मिनिमाइज किया जा सकता है कि उसका जो डिफरेंस होता है वो टेंड्स टू जीरो, मतलब मान सकते हैं जीरो लेकिन जीरो होता नहीं। ठीक है, तो फ्री वाइब्रेशन का एक बार वेव डायग्राम देख लेते हैं। ठीक, एक नंबर में पूछा जाता है कि ये कौन सी वेव है और आपको डायग्राम दे दिया जाता है। तो इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो हम इसके वेव डायग्राम को देखते हैं। बहुत बार एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको फिगर दे दिया जाता है, पूछा जाता है कौन सा वाइब्रेशन है, तो आपको पता होना चाहिए उसका वेव डायग्राम भी। तो इसका सिंपल सा वेव डायग्राम बनाने के लिए पहले आपको मैक्सिमम लिमिट की एक लाइन खींचनी होगी। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट को हम प्लस ए ले लेते हैं और मिनिमम की एक लाइन खींचनी होगी, डॉटेड चलेगी, डॉटेड। ठीक है, डॉटेड में ये आपकी माइनस ए हो गई, ये आपकी जो वाई एक्सिस है, इस एक्सिस पे आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है इसमें आपका टाइम पीरियड चलेगा। ठीक है, टाइम या टाइम पीरियड आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा, इसका वेव डायग्राम आपका इन्हीं दोनों लिमिट के बीच में ट्रैवल करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ वेव डायग्राम इसका होता है। एक और बात, ठीक, की पॉइंट आपको दे देते हैं इसके लिए कि इस तरह की वेव डायग्राम को फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन। सिंपल हार्मोनिक मतलब एक टाइम पीरियड के बाद, एक तरह आपने पीरियोडिक मोशन का नाम सुना होगा। ठीक, तो वैसे ही वेव के केस में क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे अगर आप दो पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट ये वाला, तो ये जो मोशन हो रहा है एग्जैक्ट इस पॉइंट के बाद फिर से वही मोशन हो रहा होगा, यानी पाथ अपना क्या हो रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे, इसका नाम क्या है, सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं और हमारा नया वाइब्रेशन के बारे में देखते हैं। कौन सी है नई वाइब्रेशन? तो आपकी नेक्स्ट वाइब्रेशन कौन सी है, डैम्प वाइब्रेशन। ठीक, डैम्प वाइब्रेशन। डैम्प वाइब्रेशन, डैम्प वाइब्रेशन का मतलब क्या है, जो अभी तक हम फ्री वाइब्रेशन में देख रहे थे कि आपका वैक्यूम मीडियम कर दे तो हमको तभी आपको क्या मिल रही थी, नेचुरल फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकल केस में आए, वो तो आपका आइडियल केस हो गया, हर जगह आइडियल केस होता है जिससे आप मैच कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरर हर जगह होती है। ठीक है, तो वो जो एरर है, उस एरर के साथ अगर हम वाइब्रेशन को कंसीडर करें, मतलब मीडियम कोई भी ले लें वैक्यूम छोड़ के, ठीक है, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करें, तो वो जो वाइब्रेशन होगी वो आपकी किस केस में आएगी, डैम्प वाइब्रेशन में। ठीक है, यानी यहाँ पे एरर क्या है, कंसीडरेबल है, यानी उसको काउंट करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, अगर हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक टाइम पे जीरो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे एनर्जी लॉस जो है वो किसका इंटीग्रल पार्ट हो जाता है, डैम्प वाइब्रेशन का। यही डिफरेंस है किसमें, फ्री वाइब्रेशन एंड डैम्प वाइब्रेशन में। ठीक है, फ्री वाइब्रेशन क्या है, आइडियल केस, डैम्प वाइब्रेशन क्या है आपका, प्रैक्टिकल केस, जो आप प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, मतलब क्या है, एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही होगी। तो एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो डैम्प वाइब्रेशन का केस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डैम्प वाइब्रेशन होता है। अब डैम्प वाइब्रेशन में
किस वजह से एनर्जी डिक्रीज होती है उसकी बात डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, इस केस को समझना जरूरी है। तो होता क्या है, ठीक है, होता क्या है इसमें, आपका जो आपने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसको रीच कराया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रीच करा दी और मिनिमम रीच करा दी। फिर क्या होता है, जब आपकी एक बार ये मोशन हो गई, ठीक है, यहां से इंक्रीज किया आपने किया, उसके बाद डिक्रीज हुआ अपने आप हुआ, फिर क्या होगा, इस पॉइंट के बाद जब ये इंक्रीज करना शुरू करेगा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स, यानी जो आपकी एयर मीडियम जो आपका फोर्स लगा रही है, अपोजिट फोर्स जो लगा रही है इस पे, जिसकी वजह से इसको इंक्रीज होने में प्रॉब्लम हो रही है, वो एनर्जी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट आपका वर्क हो रहा होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क होगा तो वहां पे डिफरेंस किस चीज का आ जाएगा, एनर्जी का। तो जो एनर्जी आपकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रीच कराने वाली थी, कुछ एनर्जी कंज्यूम हो गई, तो क्या करेगी, एनर्जी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रीच नहीं करा पाएगी, कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे मेन केस क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स का। और वो फ्रिक्शनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपका वेलोसिटी के। ठीक है, वेलोसिटी क्यों, वेव क्या है, वेव की अपनी वेलोसिटी होगी, क्यों, साउंड है, ठीक, साउंड की वेलोसिटी होती है, और जब ये नीचे से ऊपर करेगा तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कितनी डिक्रीज करेगी, जितना इंक्रीज हो रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स में। ठीक है, तो इसलिए प्रोपोर्शनल होती है। अब क्या है, किस फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही होती है, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। कभी भी एनर्जी लॉस होगी आपकी किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से या मूविंग बॉडी से, तो वो आपकी किसमें लॉस होती है, हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एनर्जी लॉस का, और कहां पे डिसिपेट हो जाती है, सराउंडिंग में जाके डिसिपेट हो जा रही होती है। ठीक है, उसको आप यूज नहीं कर सकते, उससे केवल क्या हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट जो है, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसका टेम्परेचर राइज करने लगता है। ठीक है, और क्या होता है, एनर्जी लॉस डिपेंड किस पे करता है, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, और किस पे, नेचर ऑफ द सराउंडिंग पे। ठीक है, नेचर ऑफ द सराउंडिंग पे क्यों, सराउंडिंग अगर ठंडी होगी यानी टेम्परेचर कम होगा तो हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग क्या करेगी, आपकी हीट कंज्यूम करना शुरू कर देगी, इस वजह से। अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम से आपको डिक्रीज करना है, मिनिमम से आपको इंक्रीज करना है, और इन दोनों के बीच में आपकी वेव ट्रेवल कर रही होगी। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम होता है। ये वही डिस्प्लेसमेंट आपकी, ये क्या है, टाइम। ठीक, ऐसा डायग्राम होता है आपका डैम वाइब्रेशन का। अब एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल सारे वही हैं, बस अंतर कहां पे आ जाएगा, मीडियम आपका वैक्यूम ना होके एयर हो जाएगा, या फिर कोई भी मीडियम हो जाएगा। सिर्फ जैसे कि बात करी थी, बॉडी वाइब्रेट करना शुरू करती, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क हो गया आपका, तो उसमें भी क्या होगा, अगर एयर में करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक पॉइंट के बाद आने के बाद वो स्टॉप कर जाएगा। और अगर ट्यूनिंग फॉर्क की बात ना करें, ब्रांच की बात करें, एक ट्री ले लें, उसकी ब्रांच को खींचें और छोड़ दें, तो वो वाइब्रेट करते 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 एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, फिर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, क्यों, जितनी एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड करी वो क्या हुई, सराउंडिंग में कंज्यूम हो गई, फिर जो मोशन हो रहा था वो स्टॉप हो गया। तो इस तरह क्या होता है डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो डिफरेंस क्या है, पहली चीज, मीडियम फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, वैक्यूम होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी मीडियम हो सकता है एक्सेप्ट वैक्यूम। ठीक, दूसरा क्या होता है, हीट लॉस उसमें नहीं होती है, इसमें हीट लॉस हो रही है। उसमें एनर्जी लॉस होता है, नहीं होता, इसमें एनर्जी लॉस हो रहा है। तो इस तरह आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो आज इसी के साथ अपना आज के टॉपिक को खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हमने अपना फ्री वाइब्रेशन डैम वाइब्रेशन तक कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है, उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। पहली होती है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी कोई स्ट्रिंग है, उसकी मेन पोजीशन है, वो स्ट्रेट आपने दोनों एंड्स पे बांध दिए, फिर आप क्या करते हैं, इसको खींचते हैं।
ठीक है। तो जिस मैक्सिमम पोजीशन तक खींचेंगे तो वो उस मैक्सिमम पॉइंट को हम, ठीक है, वो आपका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिफरेंस, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट एंड मीन पोजीशन पॉइंट के बीच की डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव ही गिना जाएगा, भले ही वो माइनस पोजीशन में गिना जा रहा हो, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है, एक तरह की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पे। तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। डायरेक्शन आपको बताती है कि किस डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड का जब भी मैग्नीट्यूड की बात होगी वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। फिर उसके बाद डायरेक्शन की बात करेंगे कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, तब आपका प्लस माइनस वहां पे आएगा। अब स्टार्ट करते हैं फोर्स वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन के केस में क्या था, जब हम वैक्यूम में किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे या फिर उस पे उसको प्लग कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, और उसका एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, ठीक। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई थी वहां पे, उन्हीं के बीच में क्या हो रही थी, वाइब्रेशन हो रही थी। लेकिन मीडियम वैक्यूम था, तो वहां पे आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रही थी। क्यों, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और वहां पे मीडियम एब्सेंट है, वहां पे मीडियम क्या है, वैक्यूम, ठीक। तो एक टर्म आता है आपका लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड। मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, लाउडनेस आपकी होगी, उतना आपको तेज साउंड सुनाई देगा, और जितनी कम होगी उतनी क्या होगी, फ्रीक्वेंट मोशन होगी। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स किया और आपने क्या किया, वाइब्रेशन स्टार्ट करी, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम पोजीशन जो ये रीच कर रहा है। अगर एम्पलीट्यूड घटता है और यहां पे हो जाता है, तो आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन कम हो जाएगी, लाउडनेस आपकी कम हो जाएगी, तो आपको साउंड वहां पे कम सुनाई देगा, ठीक, वो लाउड नहीं होगा। तो लाउडनेस आपकी बात हो गई। तो अब फोर्स वाइब्रेशन की बात कहां से आई, फ्री वाइब्रेशन तक हो गया था। डैम्प वाइब्रेशन क्या होता था आपका, कि जहां पे आपका मीडियम वैक्यूम नहीं होता, यानी प्रैक्टिकल केस। फ्री वाइब्रेशन क्या है, आइडियल केस। प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, यहाँ पे आपका वैक्यूम मीडियम नहीं होता, कोई भी मीडियम आपका सराउंडिंग बन जाता है उस ऑब्जेक्ट का जब आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे होते। तो जो भी एरर्स होती हैं वो सब कंसिडरेबल होती हैं, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होते होते जीरो हो जाता है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। वही फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो वो आपकी डैम्प वाइब्रेशन हो गई। लेकिन ठीक, डैम्प वाइब्रेशन हो गई आपकी, लेकिन फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, उसी पे आगे का केस है, ठीक है। ये आपका फ्री वाइब्रेशन है, ठीक, ये आपका डैम्प वाइब्रेशन, ठीक है। अगर इस पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन खींचें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से, तभी हम इसको क्या बना सकते हैं, फ्री वाइब्रेशन, ठीक, फ्री वाइब्रेशन बना सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या, फ्री वाइब्रेशन चाहिए, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट चाहिए। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है, इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक, जिससे ये हर एक पॉइंट पे क्या हो सके, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रीच कर सके, ठीक है। जैसे जैसे अगर आपने यहां से फोर्स लगाना शुरू किया, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, फ्रीक्वेंट होगा, यानी उसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक। तो आपको लगातार फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, फ्री वाइब्रेशन में अपनी पोजीशन कंटिन्यू कर पाएगा। पूरी तरह से तो कर नहीं पाएगा, एरर तो होगी, लेकिन उस एरर को एकदम मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल फोर्स
लगाएंगे तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, उसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है फ्री डैम वाइब्रेशन को फ्री वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये इसी फोर्स के आधार पर इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स वाइब्रेशन। ठीक, तो ये हो गई आपकी फोर्स वाइब्रेशन की बात। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, ठीक है, तो साउंड हमेशा डिपेंडेंसी किस पे होती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंट हम फोर्स लगा पा रहे हैं। ठीक, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी है 100, ठीक है 100। अब आप क्या करेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी 100 है, मतलब ये अपनी फ्री वाइब्रेशन में 100 फ्रीक्वेंसी आपको देगा। लेकिन क्या हुआ, ये घटना शुरू होगा तो फिर आप इसी हिसाब से आप फोर्स लगाना शुरू करेंगे और उसकी भी फ्रीक्वेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी फोर्स वाइब्रेशन की। ठीक है, अब फोर्स कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स तो हमने लगा दिया, फोर्स कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। एक्सटर्नल मतलब आप खुद लगा रहे हैं बाहर से, पीरियोडिक मतलब एक टाइम इंटरवल के हिसाब से। ठीक, और फोर्स तो मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन है। इसके बाद क्या होगा, जब आप जैसे ही फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो एम्पलीट्यूड रीच करना शुरू होगा। ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू विदाउट एक्सटर्नल फोर्स नहीं कर सकता, ये आपको भी पता चल गया होगा। तो इस एक्सटर्नल फोर्स को एक और नाम दिया जाता है, क्या, ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, बहुत जगह आपको एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लिखा मिलेगा, बहुत जगह आपको ड्राइविंग फोर्स भी लिखा मिलेगा। ड्राइविंग फोर्स किस लिए, ये क्या मदद कर रहा है, इस वेव को ड्राइव कर रहा है कहां तक, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक। ठीक है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट में आप एक फोर्स लगा रहे हैं जो उसको ओवरकम कर पाए। ठीक है, और क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो होता है फोर्स वाइब्रेशन का वो तो आप कांस्टेंट कर सकते हैं टाइम के साथ, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड हो सकता है वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम पोजीशन। ठीक, वो तो कांस्टेंट आपका ले जाएंगे, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो वैरी करता जाएगा। क्यों, ये कांस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है और फोर्स की वैल्यू आपको कांस्टेंटली इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हम किसकी देखते हैं, नेचुरल वाले की, तो वो तो कांस्टेंट होगी नहीं फ्री वाइब्रेशन के अलावा। ठीक है, और क्या होगा आपका, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होगी वो आपकी डिफरेंट होगी किससे, नेचुरल वाले से। ठीक है, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, वो अगर डिफरेंट है, अब यहां पे केसेस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे डिफरेंस आएगा। तो हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, केस 1, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है किसके साथ, हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक, मैच नहीं कर रही है, तो वहां पे क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड आप रीच करवाना चाह रहे हैं वो रीच नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए यहां पे इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 है, ठीक, और आपने फोर्स कितने का लगाया, मान लीजिए 200 फ्रीक्वेंसी का फोर्स लगाया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो आपने बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते ही क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए अगर ये 100 फ्रीक्वेंसी पे आपको एम्पलीट्यूड दे रहा था 2 मीटर, तो 200 फ्रीक्वेंसी पे आपको ये मैक्सिमम दे पाएगा 0.5 मीटर। ठीक, देख लीजिए मोशन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंट, जल्दी जल्दी। तो यहां पे जब जल्दी जल्दी होगा तो ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन रीच नहीं कर पाएगा जो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में दे सकता था। तो वहां पे डिफरेंस कहां रहेगा, एम्पलीट्यूड में। ठीक,
और ये केस किसका हो जाता है, फोर्स वाइब्रेशन का, जब फोर्स इंक्रीज कर रही, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही होगी एक्सटर्नल फोर्स की। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि केस वन आपका है फोर्स वाइब्रेशन, जिसमें क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है फोर्स की जो आप लगा रहे हैं, तो वहां पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू फ्रीक्वेंट मोशंस। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको जल्दी जल्दी जाके लौटना है, ठीक है, ये नहीं डिसाइडेड है कि कितनी डिस्टेंस तक जाना है, आप फ्री हैं, जल्दी जाके जल्दी लौटना है, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, टाइम चलेगा। टाइम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फ्रीक्वेंसी के। ठीक, जब टाइम दिमाग में चलेगा तो आप ज्यादा दूर नहीं जाके वापस लौट आएंगे। लेकिन अगर वही टाइम पे बाउंडेशन फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई कि इतने टाइम के पहले नहीं, इतने टाइम तक लौटना है, तो इतने टाइम तक वो फिर क्या करेगा, अपना आराम से डिस्टेंस कवर करेगा, फिर लौट के आएगा। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी का ये सिस्टम। अब दूसरा केस क्या होता है, ठीक, दूसरे केस में क्या होगा, और हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी कम भी है तब भी वहां पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, तब वहां पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। और एक बात, आप इस फ्रीक्वेंसी से कम लगाते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो वहां पे एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, इतनी फ्रीक्वेंसी तो वो आराम से रीच खुद ही कर सकता है। ठीक है, डिफरेंस कहां पे आएगा, जब इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आप इस पे लगा रहे होंगे तब। ठीक है, तो हमेशा केस इसमें ग्रेटर देन का आता है या इक्वल टू का। ठीक, इक्वल टू वाले केस में क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड रीच कर जाएगा। ठीक, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 100, आपने भी कितनी दी, 100, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0.5 ना होकर 2 मीटर इजिली क्या होगा, जितनी वाइब्रेट हो रही थी उतनी होगी। और एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया तो आपकी लाउडनेस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट केस था जिसमें आपको 0.5 फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, उसमें क्या होगा, लाउडनेस आपकी कम होगी, और इस वाले केस में क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर आपने क्या किया, एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया, ठीक, ट्यूनिंग फॉर्क लिया आपने, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपने क्या किया, उसको टेबल पे प्लग किया, टेबल पे हिट किया आपने उसको, तो वाइब्रेशन किसमें इंड्यूस होगी, ट्यूनिंग फॉर्क में भी और टेबल में भी। ठीक है, अब डिफरेंस कहां आएगा, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हो गई, एरिया आपका टेबल का बड़ा था, ठीक, तो फोर्स ज्यादा लगेगी, फोर्स ज्यादा लगेगी तो फोर्स की फ्रीक्वेंसी हो गई ज्यादा, फोर्स की फ्रीक्वेंसी हो गई ज्यादा, तो ट्यूनिंग फॉर्क से जो आपको साउंड मिलेगा उसकी एम्पलीट्यूड कम, तो मतलब लाउडनेस कम होगी। लेकिन वहीं पे क्या हुआ, टेबल में भी वाइब्रेशन इंड्यूस होगी। जब टेबल में वाइब्रेशन इंड्यूस होगी तो क्या होगा कि उसका एरिया है ज्यादा और फ्रीक्वेंसी है कम, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी वो किसको ओवरकम कर देगी, ट्यूनिंग फॉर्क वाले साउंड। तो आपको कौन सी सुनाई देगी, अच्छे से आप जो टेबल पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है उस वो। ठीक है, लेकिन वहां पे एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया लेकिन आपने उसको कांस्टेंट नहीं रखा, तो वो क्या होगा, धीरे 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 जीरो हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक, आपने देखा होगा ग्रामोफोन, उसमें लगा होता है डायफ्रागम, ठीक, जो जिससे अटैच होता है साउंड बॉक्स से। अब उसमें क्या होता है, आप जिस फ्रीक्वेंसी की टोन उसमें देंगे उस हिसाब से साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाइए, तो उसमें आप क्या करेंगे, जिस हिसाब से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे उस हिसाब से साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फोर्स, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स मिलेंगे। ठीक, वैसे ही क्या होता है गिटार में, गिटार में क्या होता है, जब कोई आर्टिस्ट गिटार बजाता है तो क्या करता है, कॉन्टिन्यूअसली स्ट्रिंग्स को क्या करता है,
फोर्स प्रोवाइड करता रहता है, जिससे क्या होती है, वाइब्रेशन कंटिन्यू रहती है, साउंड में चेंज आता है अकॉर्डिंग टू जो वो फोर्स लगा रहा है उसमें डिफर करता रहता है, तो साउंड डिफरेंट होती है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या होता है, आपको कॉन्टिन्यूअसली साउंड सुनाई देती रहती है। ठीक है, तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ठीक, अब क्या है, जो आपके जितने भी स्ट्रिंग्स वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको प्ले करके आप साउंड सुनते हैं, उसमें क्या होता है, वो हॉलो बॉडी होती है जिसके अंदर एयर होती है। ठीक, और जहां पे स्ट्रिंग से आपको फोर्स लगाना है वहां पे एक छोटी सी स्लिट दी रहती है, ठीक है, अंदर की तरफ। जब वहां पे आप फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होती है, वाइब्रेशन जो है वो अंदर जाती है। ठीक, और अंदर क्या है, एयर है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम है अंदर और उसमें एयर है, तो वहां पे क्या होती है, साउंड एम्पलीफाई होके, साउंड की एम्पलीफिकेशन होके उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिससे उसकी लाउडनेस बढ़ती है और साउंड अच्छे से आपको सुनाई देता है। तो ये मैकेनिज्म होता है किसमें, जितने भी आपके स्ट्रिंग्स वाले गिटार, सितार, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका। तो अब बात आती है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था फ्री वाइब्रेशन एंड डैम्प वाइब्रेशन में डिफरेंस। आज डिफरेंस देखते हैं फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। पहली चीज, फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, वहां पे कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा होता है, यानी रेजिस्टिव फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स 0। लेकिन यहां पे क्या होगा, लगता है, जिसको ओवरकम करने के लिए हम एक और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है फ्री वाइब्रेशन में, वो किस पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब नेक्स्ट उसमें इसमें क्या होगा, ठीक, इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। जिस हिसाब से फोर्स लगा रहे होंगे जिस फ्रीक्वेंसी का, उस हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी। ठीक, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती फ्री वाइब्रेशन में, इसमें क्या करती है, वेरी करती है। ठीक, और क्या होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है फ्री वाइब्रेशन में, इसमें भी क्या करता है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ठीक, तो ये पूरी कहानी हो गई आपकी फोर्स वाइब्रेशन की। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं रेजोनेंस, और कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस से। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या होती है, अभी 2 केस डिस्कस किए थे, जिसमें क्या था, एक में क्या था, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो होती वो आपकी किसके इंक्रीज थी, आपकी इंक्रीज कर रही थी फ्रीक्वेंसी किससे, आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी उससे। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था, एम्पलीट्यूड कम हो जा रहा था, लाउडनेस आपकी कम हो जा रही थी, जिससे साउंड क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक, वो आपका फोर्स वाइब्रेशन था। सेकेंड केस में क्या था, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ठीक है के बराबर क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको फ्री वाइब्रेशन वाला ही फील आएगा या फिर फ्री वाइब्रेशन वाली ही साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये किसका केस है, फोर्स वाइब्रेशन का सेकंड केस। ठीक, इसमें आप क्या करते हैं, चाहिए आपको फ्री वाइब्रेशन, ठीक है, आपने कैलकुलेशन वगैरह करी, उसके बाद क्या किया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स आपने लगा दी। ठीक, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो उस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होगी, जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी से वो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है वो होगी। क्यों, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। ठीक, तो उस कैपेसिटी से वो प्रोड्यूस करेगा
साउंड, और आपकी लाउडनेस भी उतनी ही होगी जितनी आपको नेचुरल वाइब्रेशन में मिलनी चाहिए। लेकिन नेचुरल वाइब्रेशन में क्या होता है, मीडियम वैक्यूम हो जाता है, तो वहां पे आपको साउंड सुनाई नहीं देती। ठीक है, तो उस केस को आप प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए क्या करें, रेजोनेंस का इस्तेमाल। ठीक, तो ये होता है आपका रेजोनेंस। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।